झनक की दूसरी शादी। ऋषि ने मंडप में जाकर रोकी शादी। कहा, ये सिर्फ मेरी है। कोलकाता की हवाओं में आज एक अजीब सी बेचैनी है, एक ऐसी खामोशी जो किसी आने वाले तूफान का इशारा कर रही है। बसूबाड़ी के आलीशान कमरों से लेकर झनक के छोटे से किराए के मकान तक हर जगह जज्बातों का एक ऐसा बवंडर उठने वाला है जो पीढ़ियों पुरानी कहानी को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ले आएगा। आज की कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि अधिकार, जिद और उस जुनून की है जो अक्सर रिश्तों की मर्यादा लांघ जाता है। मैं संजना आज आपको उस मंजर की दास्तां सुनाने जा रही हूँ जहाँ एक तरफ शहनाई बजने की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ एक पुलिस वाले के दिल में बगावत की आग सुलग रही है। हम बात कर रहे हैं उस घड़ी की जब झनक, जो अपनी माँ की तरह ही बदनसीब मानी जाती थी, उसने अपनी तकदीर खुद लिखने का फैसला कर लिया है। लेकिन क्या अतीत उसे इतनी आसानी से आगे बढ़ने देगा? क्या ऋषि, जो अब आदिति का पति है, अपनी एक्स वाइफ को किसी और का होते देख पाएगा? कहानी की शुरुआत उस पीले लिफाफे से होती है जो आज शहर के कई प्रतिष्ठित घरों में पहुंचा है। लेकिन जब ये लिफाफा अनिरुद्ध बसु के हाथों में पहुंचा तो उनके हाथ कांप रहे थे। ये झनक की शादी का निमंत्रण था। जी हाँ, वही झनक जो अनिरुद्ध और उसकी प्रेमिका की निशानी है, जिसे समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया। अनिरुद्ध की बूढ़ी आंखों में आज आंसुओं की चमक अलग थी। ये दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब से सुकून के आंसू थे। अनिरुद्ध, जो अपनी पूरी जिंदगी पछतावे की आग में जलता रहा, जिसने अपनी बेटी को वो नाम और सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी, आज उसे लग रहा था कि शायद नियति ने उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया है। झनक ने फैसला किया है कि वो अब ऋषि की यादों के सहारे नहीं जिएगी। वो अब उस अपमान के घूंट को और नहीं पिएगी जो अर्शी और आदिति उसे रोज पिलाती हैं। झनक ने मूव ऑन करने का फैसला किया है और उसका हाथ थामने के लिए एक बहुत ही सुलझा हुआ और प्रतिष्ठित इंसान आगे आया है। अनिरुद्ध के लिए ये शादी एक मुक्ति की तरह है। वो चाहता है कि उसकी बेटी इस बसु परिवार के जहरीले माहौल से दूर चली जाए, जहां उसकी सौतेली माँ अर्शी और सौतेली बहन आदिति हर वक्त उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढती हैं। लेकिन अनिरुद्ध की ये खुशी घर की चाहरदीवारी में दबी हुई है। दूसरी तरफ अर्शी और आदिति के कमरे में जश्न का माहौल है। जब अर्शी को पता चला कि झनक शादी करके हमेशा के लिए शहर या शायद देश छोड़कर जा रही है, तो उसके चेहरे पर एक विजय मुस्कान आ गई। अर्शु, जिसने सालों पहले बड़ी झनक की जिंदगी बर्बाद की थी, उसे लग रहा है कि आज इतिहास का वो पन्ना हमेशा के लिए फट जाएगा जो उसे चुभता है। आदिति भी खुश है, बहुत खुश। उसे लगता है कि झनक के जाने के बाद ऋषि का पूरा ध्यान, पूरा प्यार सिर्फ उस पर होगा। आदिति को अब तक यही लगता था कि ऋषि और उसके बीच की दूरी की वजह सिर्फ झनक की मौजूदगी है। उसे क्या पता कि जिसे वो अपनी जीत समझ रही है, असल में वही उसकी हार की शुरुआत बनने वाली है। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसके इर्द गिर्द ये पूरा तूफान घूम रहा है, एसपी ऋषि। ऋषि आज अपनी पुलिस जीप में बैठा शहर की सड़कों पर गश्त लगा रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। उसे उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि झनक की जिंदगी में कोई और आ गया है। शुरू में ऋषि ने इस बात को अफवाह समझकर टाल दिया। उसका पुरुष अहम ये मानने को तैयार ही नहीं था कि झनक, जो कभी उसे पागलों की तरह प्यार करती थी, जो उसके नाम का सिंदूर लगाती थी, वो किसी और को अपनी जिंदगी में जगह दे सकती है। ऋषि को हमेशा से ये गुमान था कि भले ही हालात ने उन्हें अलग कर दिया हो, भले ही उसने आदिति से शादी कर ली हो, लेकिन झनक के दिल पर सिर्फ उसी का राज है। ये एक अजीब सी मानसिक स्थिति है जिसे हम अक्सर टॉक्सिक पॉसेसिवनेस कहते हैं, जहां इंसान खुद तो आगे बढ़ जाता है लेकिन अपने अतीत को किसी और का होते नहीं देख सकता। जैसे ही शाम ढली और ऋषि अपने घर यानी बसु विला पहुंचा, वहां का माहौल कुछ बदला बदला सा था। ड्राइंग रूम में मेज पर वही शादी का कार्ड रखा था। ऋषि की नज़र उस पर पड़ी। सुनहरे अक्षरों में लिखा था, झनक संग डॉक्टर शांतनु। वो नाम पढ़ते ही ऋषि के पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक पल के लिए उसे लगा कि किसी ने उसके सीने पर गोली मार दी है। एक पुलिस वाला जो रोज अपराधियों से लड़ता है, आज एक कागज के टुकड़े से हार गया। उसने उस कागज को उठाया। उसकी उंगलियां उस नाम को छू रही कि जिसे वो अपना मानता था, झनक, उसकी झनक। कमरे में अनिरुद्ध भी मौजूद थे। अनिरुद्ध ने ऋषि के चेहरे के बदलते भाव देख लिए। एक पिता की नज़र से ये छिपा नहीं था कि उसके दामाद के अंदर क्या चल रहा है। ऋषि ने अनिरुद्ध की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, गुस्सा था और एक बेबसी थी। ये क्या है? ऋषि की आवाज़ में कंपन था। अनिरुद्ध ने बहुत संयम से जवाब दिया, ये झनक की नई शुरुआत है ऋषि, और हमें उसके लिए खुश होना चाहिए। लेकिन खुश? ऋषि के शब्दकोश में अभी इस शब्द के लिए कोई जगह नहीं थी। वो बिना कुछ बोले कार्ड को वहीं पटक कर अपने कमरे में चला गया। आदिति वहां पहले से मौजूद थी। वो अपनी साड़ियां चुन रही थी कि शादी में क्या पहनेगी। आदिति का ये उत्साह ऋषि के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। आदिति ने चहकते हुए कहा,
ऋषि देखो ना, फाइनली वो जा रही है। हम सब कितने खुश रहेंगे ना अब। हमें उसकी शादी में सबसे अच्छे तोहफे देने चाहिए। आदिति की बातें ऋषि के कानों में पिघले हुए लावा की तरह जा रही थी। उसने आदिति को पहली बार इतनी नफरत से देखा। उसे आदिति की खुशी छिछली लग रही थी। ऋषि का गुस्सा किसी और पर निकलना चाहिए था, लेकिन वो आदिति पर चिल्ला पड़ा। तुम्हें क्या लगता है आदिति, शादी कोई गुड्डे कुलियों का खेल है? कल तक वो मेरी पत्नी थी और आज तुम उसकी शादी के कपड़े चुन रही हो। आदिति सन्न रह गई। उसने ऋषि को इतना आक्रामक पहले कभी नहीं देखा था। ये गुस्सा सिर्फ एक एक्स हस्बैंड का नहीं था, ये उस प्रेमी का था जिसे ये महसूस हो रहा था कि उसका कीमती सामान कोई और ले जा रहा है। ऋषि पूरी रात सो नहीं पाया। वो बालकनी में टहल रहा था। उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स चल रहे थे। झनक के साथ बिताए वो पल, उनका वो अधूरा रिश्ता, वो मजबूरियां जिनकी वजह से उनका तलाक हुआ। ऋषि खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो एक एसपी है, आदिति का पति है, उसका एक सामाजिक रुतबा है, उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन संजना टीवी के दर्शकों, दिल की अदालत में दिमाग की दलीलें अक्सर खारिज हो जाती हैं। ऋषि को बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कोई और झनक का हाथ थामेगा, कोई और उसकी मांग भरेगा। ये ख्याल उसे पागल कर रहा था। अगले दिन से रस्में शुरू होनी थी। झनक के घर पर हल्दी का समारोह था। झनक ने बहुत सादगी से ये आयोजन रखा था। उसने कसम खाई थी कि इस बार वो अपनी शादी को तमाशा नहीं बनने देगी। वो खुश थी, या शायद खुश होने का नाटक कर रही थी, ताकि उसके पिता अनिरुद्ध को सुकून मिले। उसने पीले रंग की साड़ी पहनी थी, वही रंग जो कभी ऋषि को बहुत पसंद था, लेकिन आज वो रंग किसी और के नाम का था। इधर पुलिस स्टेशन में ऋषि का व्यवहार बहुत ही आक्रामक हो गया था। उसने छोटी छोटी बातों पर अपने जूनियर्स को डांटना शुरू कर दिया था। उसका पूरा डिपार्टमेंट हैरान था कि शांत रहने वाले एसपी साहब को अचानक क्या हो गया है। हवलदार आपस में बातें कर रहे थे कि साहब घर की किसी टेंशन में है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि साहब का दिल जल रहा है। दोपहर होते होते ऋषि से रहा नहीं गया। उसने अपनी जीप निकाली। उसका इरादा क्या था ये शायद वो खुद भी नहीं जानता था। क्या वो वहां जाकर तमाशा करना चाहता था, या बस एक आखिरी बार झनक को देखना चाहता था? उसकी गाड़ी अनजाने में ही झनक के मोहल्ले की तरफ मुड़ गई। वहां ढोल की आवाज आ रही थी, औरतों के मंगल गीत गाए जा रहे थे। ऋषि ने अपनी पुलिस जीप थोड़ी दूर रोकी। उसने अपनी पुलिस की टोपी उतारकर सीट पर रखी और गाड़ी के शीशे से बाहर झांका। झनक अपने घर के बरामदे में बैठी थी। उसे हल्दी लगाई जा रही थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक दुल्हन की आंखों में होती है। उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थीं। क्या वो ऋषि को ढूंढ रही थी? ये सवाल ऋषि के दिल में एक उम्मीद की चिंगारी सुलगा गया। तभी वहां डॉक्टर शांतनु यानी दूल्हा अपने परिवार के साथ आया। वो एक भद्र पुरुष लग रहा था, चेहरे पर सौम्यता थी। उसने झनक को देखा और मुस्कुराया। झनक ने भी पलटकर हल्की मुस्कान दी। ये देख ऋषि की मुट्ठी भिज गई। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। उसे शांतनु में अपना दुश्मन नजर आने लगा। एक जलन, जिसे हम ईर्ष्या कहते हैं, उसने ऋषि की सोचने समझने की शक्ति को धुंधला कर दिया। उसे लगा कि वो वहां जाए और सबके सामने चिल्ला दे कि ये शादी नहीं हो सकती, लेकिन उसकी वर्दी, उसका ओहदा और अदिति का चेहरा उसे रोक रहा था। वो वहां से गाड़ी घुमाकर वापस तो आ गया, लेकिन अपने साथ एक तूफान लेकर लौटा। घर आकर ऋषि ने शराब का सहारा लिया, जो उसने शायद कभी नहीं किया था। अनिरुद्ध ने जब उसे इस हालत में देखा तो वो समझ गए कि मामला हाथ से निकल रहा है। अनिरुद्ध ने ऋषि को समझाने की कोशिश की। ऋषि, तुम एक जिम्मेदार अफसर हो, तुम अदिति के पति हो। झनक का अतीत मत कुरेदो, उसमें सिर्फ राख मिलेगी। लेकिन नशे और दर्द में डूबे ऋषि ने जो जवाब दिया, उसने अनिरुद्ध को भी डरा दिया। ऋषि ने कहा, बाबा, अतीत मरता नहीं है, वो दफन होता है, ताकि वक्त आने पर बाहर आ सके। झनक मेरी थी। और उसने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों का पागलपन बता रहा था कि वो है कहना चाहता था। शाम को संगीत का फंक्शन था, जो बसु परिवार के ही एक रिश्तेदार के हॉल में रखा गया था। अर्शी और अदिति तैयार होकर जाने वाले थे, ताकि वो दुनिया को दिखा सकें कि वो कितने मॉडर्न और सपोर्टिव हैं। असल में वो झनक की विदाई का जश्न मनाना चाहते थे। अदिति ने ऋषि से कहा, ऋषि, तैयार हो जाओ, हमें चलना है। ऋषि सोफे पर बैठा छत को घूर रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं नहीं जाऊंगा। अदिति ने जोर दिया, अरे, लोग क्या कहेंगे? एसपी साहब अपनी साली की शादी में नहीं आए? प्लीज चलो, मेरे लिए। ऋषि अचानक खड़ा हुआ। उसकी आंखों में लाल डोरे थे। उसने अदिति को देखा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, चलता हूँ,
जरूर चलूंगा, आखिर देखना तो चाहिए कि मेरी जगह कौन ले रहा है। ऋषि का ये अंदाज, ये टोन अदिति को समझ नहीं आया, लेकिन मुझे और आपको यानी संजना टीवी के दर्शकों को साफ समझ आ रहा है कि ये तूफान से पहले की शांति है। ऋषि ने अपना सबसे बेहतरीन सूट निकाला, वो तैयार हुआ, लेकिन दूल्हे की तरह। जी हाँ, उसने वही परफ्यूम लगाया जो झनक को पसंद था। उसने घड़ी पहनते वक्त खुद को आईने में देखा और कहा, झनक बसु, तुम सिर्फ नाम बदल सकती हो, तकदीर नहीं। ये एक पुलिस वाले का बयान नहीं, एक घायल आशिक का ऐलान था। जब ऋषि फंक्शन हॉल में पहुंचा तो वहां की रौनक देखते ही बनती थी। झनक स्टेज पर बैठी थी। ऋषि की एंट्री ने सबका ध्यान खींच लिया। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि एक पल के लिए लोग दूल्हे को भूलकर उसे देखने लगे। अदिति ने गर्व से उसका हाथ पकड़ा, लेकिन ऋषि ने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। उसकी नजरें लेजर बीम की तरह सीधे झनक पर टिकी थीं। झनक ने जैसे ही ऋषि को देखा, उसका दिल एक धड़कन मिस कर गया। वो जानती थी, वो पहचानती थी उस नज़र को। वो डर गई। उसे लगा कि ऋषि यहाँ कोई हंगामा न कर दे। शांतनु ने भी नोटिस किया कि उसकी होने वाली पत्नी किसी और को देखकर घबरा रही है। ऋषि स्टेज की तरफ बढ़ा। माहौल में तनाव इतना घना था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। अर्शी की मुस्कान गायब हो गई। अनिरुद्ध पसीने पसीने हो रहे थे। ऋषि सीधे झनक और शांतनु के पास पहुंचा। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला, शगुन का लिफाफा। उसने शांतनु को थमाया और कहा, मुबारक हो डॉक्टर साहब, बहुत हिम्मत चाहिए होती है किसी और की अमानत को अपना बनाने के लिए। ये लाइन इतनी धीरे बोली गई थी कि सिर्फ झनक और शांतनु सुन सके, लेकिन इसका असर परमाणु बम जैसा था। शांतनु के चेहरे पर सवालिया निशान आ गए। झनक ने ऋषि को चेतावनी भरी नजरों से देखा, लेकिन ऋषि की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ जिद थी। संगीत की उस रात ने सबके दिलों में एक शक का बीज बो दिया था। शांतनु, जो अब तक ऋषि को एक सपोर्टिव एक्स हस्बैंड समझ रहा था, अब उसे ऋषि की नज़रों में कुछ और ही दिखाई दे रहा था। ऋषि के जाने के बाद शांतनु ने दबी जबान में झनक से पूछा भी कि क्या उसे डर लग रहा है, क्या कोई पुरानी बात है जो उसे जाननी चाहिए। लेकिन झनक, जो सिर्फ शांति चाहती थी, उसने बात को ये कहकर टाल दिया कि ऋषि बस थोड़े भावुक है और कुछ नहीं। लेकिन मैं, संजना और आप सभी दर्शक जानते हैं कि ये सिर्फ भावुकता नहीं थी, ये एक ज्वालामुखी था जो फटने के लिए तैयार बैठा था। रात तो गुजर गई, लेकिन अगली सुबह जो सूरज निकला वो अपने साथ हल्दी की रस्म लेकर आया। बंगाली शादियों में हल्दी का बहुत महत्व होता है, जिसे गाय हुलूद कहते हैं। नियम के मुताबिक हल्दी पहले लड़के को लगती है और फिर वही हल्दी लड़की के घर भेजी जाती है। लेकिन इस कहानी में नियम नहीं, जज्बात चलने वाले थे। बसुबाड़ी में अजीब सी हलचल थी। अर्शी और अदिति बहुत खुश थे। वो लोग खुद तैयार होकर हल्दी का शगुन लेकर झनक के घर जाने वाले थे। अदिति ने ऋषि को ढूंढा, लेकिन ऋषि अपने कमरे में नहीं था। उसका फोन भी बंद आ रहा था। अदिति को लगा कि शायद ऋषि कल रात के ड्रामे के बाद शर्मिंदा है और पुलिस स्टेशन चला गया है, लेकिन ऋषि पुलिस स्टेशन में नहीं था। ऋषि अपनी गाड़ी में बैठा झनक के ठीक घर के बाहर एक अंधेरे कोने में सुबह से पहरा दे रहा था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो देख रहा था कि कैसे फूलों से सजावट हो रही है, कैसे मेहमान आ रहे हैं। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, झनक पर हल्दी सिर्फ मेरे नाम की चढ़ेगी। ये सोच एक पागलपन लग सकती है, लेकिन प्यार और जंग में लोग अक्सर सही गलत का फर्क भूल जाते हैं। जब शांतनु के घर से हल्दी आई तो औरतों ने मंगल गीत गाने शुरू किए। झनक को आंगन में बैठाया गया। उसने पीले रंग की साधारण साड़ी पहनी थी और फूलों के गहने पहने थे। वो बेहद मासूम और प्यारी लग रही थी, बिल्कुल किसी देवी की मूर्ति की तरह। लेकिन उसकी नजरें बार बार गेट की तरफ जा रही थी। एक अनजाना डर उसे सता रहा था। जैसे ही रस्म शुरू होने वाली थी, बिजली चली गई। कुछ पलों के लिए अफरा तफरी मच गई और इसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए पिछवाड़े के रास्ते से कोई आंगन में दाखिल हुआ। वो ऋषि था। उसने चेहरे पर गमछा लपेटा हुआ था ताकि मेहमान उसे पहचान न सके, लेकिन उसकी चाल और उसकी खुशबू को झनक हजारों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। भीड़भाड़ और अंधेरे का फायदा उठाकर ऋषि बिल्कुल झनक के करीब पहुंच गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या जनरेटर की रोशनी वापस आती, ऋषि ने अपनी जेब से हल्दी की एक डिब्बी निकाली जो वो खुद मंदिर से लाया था और झनक के गालों पर लगा दी। झनक सिहर उठी। उसने उस हाथ को पकड़ने की कोशिश की और उसी पल रोशनी आ गई। झनक के सामने ऋषि खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी जीत की चमक थी। मेहमान सन्न रह गए।
अदिति और अर्शी, जो अभी अभी वहां पहुंचे थे, ये दृश्य देखकर पत्थर की मूरत बन गए। अदिति के पति ने भरी महफिल में अपनी एक्स वाइफ को सबसे पहले हल्दी लगा दी थी। ये सिर्फ एक रस्म नहीं टूटी थी, बल्कि अदिति का भ्रम भी टूट गया था। अदिति चिल्लाई, ऋषि, ये क्या बदतमीजी है। ऋषि ने बहुत इत्मीनान से अदिति की तरफ देखा और कहा, शगुन दे रहा था, आखिर रिश्ता पुराना है। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि किसी की हिम्मत नहीं हुई उससे बहस करने की। झनक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुस्से में अपनी गाल पोंछने की कोशिश की, लेकिन रंग तो चढ़ चुका था। ऋषि वहां रुका नहीं। वो अपना काम करके वहां मौजूद हर शख्स को एक मूक चुनौती देकर वहां से निकल गया। शांतनु के परिवार वाले अब कानाफूसी करने लगे थे। ये आदमी कौन है? इसका झनक से क्या रिश्ता है जो खत्म ही नहीं हो रहा? अर्शी ने बात संभालने की कोशिश की, ये कहते हुए कि ऋषि पुलिस वाला है, उसका दिमाग काम के प्रेशर से खराब हो गया है। लेकिन झूठ के पैर नहीं होते, और ये बात अब सबको समझ आ रही थी। शादी की शाम आ गई। ये वो रात थी जिसका फैसला होना था। वेन्यू को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अनिरुद्ध ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन हवा में तनाव था। पुलिस सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी, क्योंकि अनिरुद्ध को डर था कि ऋषि कुछ कर सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ऋषि शादी में आया ही नहीं। बारात आई, स्वागत हुआ, जयमाला भी हो गई, सब कुछ बहुत शांति से निपट रहा था। अदिति बार बार गेट की तरफ देख रही थी। उसे डर था कि ऋषि कहीं बंदूक लेकर ना आ जाए, लेकिन ऋषि गायब था। क्या ऋषि ने हार मान ली थी? क्या उसे अकल आ गई थी, या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी? संजना टीवी के दर्शकों, आप जानते हैं कि हमारी टीवी शोज में हीरो इतनी आसानी से हार नहीं मानता। असल में ऋषि मंडप के आसपास ही था, लेकिन सादे कपड़ों में नहीं, अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में। उसने अपनी ड्यूटी का बहाना बनाकर पूरे एरिया को घेर रखा था। वो अपनी सरकारी जीप में बैठा मंडप की लाइव फुटेज अपने फ़ोन पर देख रहा था। जैसे जैसे रस्में आगे बढ़ रही थीं, कन्यादान, फेरे, ऋषि का सब्र टूटता जा रहा था। जब पंडित जी ने कहा, अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरेगा, बस यही वो पल था जो ऋषि बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सिंदूर, ये सिर्फ लाल रंग नहीं, ये स्वामित्व का प्रतीक है। ऋषि ने अपना फ़ोन पटका, जीप स्टार्ट की और सीधे मंडप के गेट को तोड़ते हुए अंदर गाड़ी घुसा दी। जीप के ब्रेक की चीख और धूल के गुबार ने शादी के मंत्रों को खामोश कर दिया। मेहमान चीखने लगे। शांतनु के हाथ में सिंदूर की डिब्बी थी, जो झटके से गिर गई। ऋषि गाड़ी से उतरा। आज वो एक प्रेमी नहीं, एक एसपी लग रहा था जिसके सिर पर खून सवार हो। उसकी आंखों में वो दहशत थी कि पंडित जी भी अपनी जगह से उठकर पीछे हट गए। अनिरुद्ध आगे आए। ऋषि, ये क्या पागलपन है, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन ऋषि ने अनिरुद्ध की बात अनसुनी कर दी। वो सीधे वेदी पर चढ़ा। उसने शांतनु का गिरेबान नहीं पकड़ा, बल्कि झनक का हाथ पकड़ लिया, इतनी जोर से कि झनक की कलाई पर निशान पड़ गए। ऋषि ने माइक छीन लिया, या इतनी जोर से दहाड़ा कि बिना माइक के भी आवाज़ गूंज गई। उसने कहा, ये शादी नहीं हो सकती, ये गैर कानूनी है। सब हैरान थे। गैर कानूनी? झनक और ऋषि का तलाक तो हो चुका था, फिर गैर कानूनी कैसे? अर्शी चिल्लाई, बकवास बंद करो ऋषि, तुम दोनों का तलाक हो चुका है, पेपर पर तुम्हारे साइन है। ऋषि हंसा, एक विक्षिप्त डरावनी हंसी। उसने अपनी जेब से कुछ कागज निकाले और हवा में लहराए। उसने कहा, साइन है? तुमने देखे थे अर्शी जी, या सिर्फ अदिति ने देखे थे? यहाँ ऋषि ने एक ऐसा पत्ता फेंका जो झूठ भी हो सकता था और सच भी, लेकिन इस वक्त उसका मकसद सिर्फ शादी रोकना था। ऋषि ने दावा किया कि तलाक के पेपर्स पर जो साइन थे वो उसने कभी किए ही नहीं, वो जाली थे। उसने कहा, तकनीकी रूप से और कानूनन झनक आज भी मेरी पत्नी है, और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते हुए या बिना तलाक के दूसरी शादी करना जुर्म है। मैं यहाँ एक पति के तौर पर नहीं, एक पुलिस अफसर के तौर पर आया हूँ इस अपराध को रोकने। ये सुनते ही अदिति जमीन पर गिर पड़ी। ये झूठ था या सच, ये बाद की बात थी, लेकिन इस वक्त ऋषि ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया था। शांतनु, जो एक इज्जतदार डॉक्टर है, वो पुलिस और कोर्ट कचहरी के पछड़े में नहीं पड़ना चाहता था। वो पीछे हट गया। उसने झनक से कहा, झनक, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा अतीत इतना उलझा हुआ है। मैं ये तमाशा और नहीं झेल सकता। शांतनु ने अपनी पगड़ी उतारी और वहां से जाने लगा। झनक चिल्लाई, रुको शांतनु, ये झूठ बोल रहा है। हमारा तलाक हुआ था, कोर्ट के सामने हुआ था। झनक ने ऋषि का कॉलर पकड़ लिया और उसे झकझोरने लगी। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? तुम अदिति के पति हो ऋषि, अपनी मर्यादा क्यों भूल रहे हो? ऋषि ने झनक की आंखों में देखा। वहां कोई पछतावा नहीं था। उसने धीरे से कहा, मैं अदिति का पति दुनिया के लिए हूं झनक, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी थी और मेरी रहोगी। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। इसे मेरा प्यार समझो या पागलपन।
ऋषि का ये रूप देखकर अनिरुद्ध को अपना जवानी का दौर याद आ गया, जब वो भी झनक की माँ के लिए समाज से लड़ना चाहता था, लेकिन लड़ नहीं पाया। आज ऋषि लड़ रहा था, लेकिन गलत तरीके से। मंडप में सन्नाटा था, दूल्हा भाग चुका था, मेहमान तमाशबीन बने खड़े थे। अदिति रो रही थी, अर्शी गुस्से से लाल थी, और ऋषि बस झनक का हाथ पकड़े खड़ा था, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। लेकिन क्या वाकई उसने जंग जीती थी, या उसने हमेशा के लिए झनक को खो दिया था? झनक ने अपनी कलाई ऋषि की पकड़ से छुड़ाई। उसने एक कदम पीछे लिया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि नफरत की आग थी। उसने वहां पड़ी एक जलती हुई लकड़ी उठाई या कोई भारी चीज उठाई और ऋषि की तरफ तानी। उसने कहा, तुमने आज सिर्फ मेरी शादी नहीं तोड़ी ऋषि, तुमने मेरे दिल में तुम्हारे लिए बची आखिरी इज्जत भी तोड़ दी। तुम जानवर हो। लेकिन कलानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी था। ठीक उसी वक्त पुलिस की एक और गाड़ी वहां आई। उसमें से एक सीनियर अफसर उतरा। उसके साथ एक महिला थी। वो महिला कोई और नहीं, बल्कि वो वकील थी जिसने इनका तलाक करवाया था। अर्शी की सांसें रुक गईं। क्या अर्शी का कोई पुराना राज खुलने वाला था, या ऋषि के झूठ का पर्दाफाश होने वाला था? उस वकील ने आकर जो कहा, उसने बाजी ही पलट दी। उसने कहा कि तलाक के पेपर्स असली थे, लेकिन उन पर जिस तारीख का जिक्र था, उस दिन ऋषि एक सीक्रेट मिशन पर था और शहर में था ही नहीं। तो फिर साइन कैसे हुए? इसका मतलब था कि किसी ने ऋषि के जाली साइन करके झनक को तलाक के पेपर्स थमाए थे। यानी ऋषि सच बोल रहा था, या ऋषि ने ये सबूत भी अभी अभी बनवाया था? संजना टीवी के दर्शकों, अब स्थिति ये है कि दूल्हा भाग चुका है, शादी टूट चुकी है, और कानूनन झनक और ऋषि का रिश्ता अभी भी उलझा हुआ है। ऋषि ने अदिति की तरफ देखा और कहा, चलो घर अदिति। ड्रामा खत्म हुआ। वो अदिति को ले जाने लगा, लेकिन उसकी नज़रें झनक पर थीं, जो ये कह रही थीं कि मैं अब भी तुमसे शादी नहीं करूंगी, चाहे तुम आखिरी मर्द बचे हो दुनिया में। ऋषि मुस्कुराया, एक दुखद मुस्कान, और बोला, वक्त बताएगा झनक, वक्त बताएगा। अब शो एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां तीनों की जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। अदिति जानती है उसका पति उसका नहीं है। झनक जानती है कि वो इस चंगुल से आसानी से नहीं छूट सकती। और ऋषि, वो एक आग के दरिया में कूद चुका है। अगले भाग में हम देखेंगे कि झनक इस जबरदस्ती के रिश्ते और इस अपमान का बदला कैसे लेगी। क्या वो अनिरुद्ध का सहारा लेकर ऋषि के खिलाफ वर्दी उतरवाएगी, या नियति उन्हें फिर एक कर देगी? शादी का वो मंडप अब एक युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। फूलों की खुशबू अब बारूद की गंध में बदल चुकी थी। शांतनु के जाने के बाद वहां सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन वो खामोशी चीख चीख कर सवाल पूछ रही थी। मैं संजना आपको बता दूं कि उस पल में वकील ने जो फाइल खोली, उसने सिर्फ शादी नहीं रोकी, बल्कि बसु परिवार की नींव हिला दी। वकील ने पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में ये साबित कर दिया कि जिन तलाक के कागजों का हवाला देकर अदिति और अर्शी ने ऋषि की दूसरी शादी करवाई थी, वो पूरी तरह से फर्जी थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि उन पेपर्स पर ऋषि के साइन ट्रेस किए गए थे, यानी किसी ने कार्बन कॉपी करके या डिजिटल स्कैन करके वो दस्तखत चिपकाए थे। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ये पता चला कि जिस दिन वो पेपर्स साइन किए दिखाए गए थे, उस दिन ऋषि एक सीक्रेट मिशन पर कश्मीर में था। कानूनन ऋषि और झनक का तलाक कभी हुआ ही नहीं था। इस खुलासे ने वहां मौजूद हर शख्स को हिलाकर रख दिया। अर्शी का चेहरा सफेद पड़ गया था, क्योंकि ये जाली काम उसी के दिमाग की उपज थी जिसे उसने अदिति की खुशी के लिए अंजाम दिया था। ऋषि ने एक विजेता की तरह चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में एक क्रूर संतोष था। उसने अदिति की तरफ देखा और एक ऐसा वाक्य कहा जिसने अदिति की दुनिया उजाड़ दी। ऋषि ने कहा, अगर मेरा और झनक का तलाक नहीं हुआ तो इसका मतलब समझते हो अदिति? इसका मतलब है कि कानूनन तुम मेरी पत्नी नहीं हो अदिति। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी अमान्य होती है। तुम मेरी पत्नी नहीं, सिर्फ मेरी जिद थी। ये सुनते ही अदिति वहीं बेहोश होकर गिरने को हुई, जिसे अर्शी ने संभाला। एक ही पल में अदिति सुहागन से दूसरी औरत बन गई थी। लेकिन झनक? क्या झनक इस बात से खुश थी? बिल्कुल नहीं। झनक की आंखों में आंसू सूख चुके थे और वहां अब सिर्फ आग थी। वो ऋषि के पास आई। उसने वो जाली पेपर्स ऋषि के हाथ से छीने और वहीं हवन कुंड की बची हुई आग में डाल दिए। झनक ने कहा, कागज पर मैं तुम्हारी पत्नी हो सकती हूँ ऋषि, लेकिन रूह से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुमने आज मेरी इज्जत उछालकर अपनी मर्दानगी साबित नहीं की, बल्कि अपना छोटापन दिखाया है। झनक ने वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाया। वो अब उस जगह एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी जहां उसका इतना अपमान हुआ हो। लेकिन वो जाती कहाँ? शांतनु जा चुका था। उसका अपना कोई घर नहीं था। समाज अब उसे शादी के मंडप से छोड़ी हुई औरत के रूप में देखेगा। ऋषि ने झनक का रास्ता रोक लिया। अब वो पुलिस वाला नहीं, एक पति बनकर बात कर रहा था। उसने झनक से कहा,
तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारा घर वहां है जहां तुम्हारा पति है, और तुम्हारा पति बसुगिला में रहता है। ऋषि ने ऐलान कर दिया कि वो झनक को अपने साथ अपने घर लेकर जाएगा। ये सुनकर अर्शी भड़क उठी। उसने चिल्लाकर कहा, ये लड़की उस घर में कभी नहीं आएगी। वो घर मेरी बेटी अदिति का है। लेकिन ऋषि ने अपनी सास को चुप करा दिया। उसने कहा, वो घर सरकारी क्वार्टर है जो मुझे मिला है, और वहां मेरी कानूनी पत्नी रहेगी। अगर किसी को दिक्कत है तो वो अपना रास्ता नाप सकता है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि लगा अब हाथापाई हो जाएगी। झनक ने ऋषि के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं सड़क पर रह लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ उस घर में नहीं जाऊंगी जहां मुझे हर पल जलील होना पड़े। तभी एक ऐसी आवाज गूंजी जो अब तक खामोश थी, अनिरुद्ध बसु। अनिरुद्ध अपनी जगह से उठे और झनक के पास आए। अनिरुद्ध की आंखों में आज एक पिता का दर्द और पश्चाताप दोनों था। उन्होंने झनक के सिर पर हाथ रखा। झनक चौंक गई। अनिरुद्ध ने पूरी महफिल के सामने अर्शी की आंखों में आंखें डालकर कहा, झनक कहीं और नहीं जाएगी। ये मेरी बेटी है, और ये अपने पिता के घर बसु बाड़ी जाएगी। ये खुलासा हालांकि दबी जुबान में पहले भी होता रहा था, लेकिन आज अनिरुद्ध ने सबके सामने इसे स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा, बहुत हुआ अर्शी, बहुत साल मैंने डर में जिए, लेकिन आज जब मैंने देखा कि मेरी एक बेटी ने दूसरी बेटी का घर उजाड़ने की साजिश की, तो मेरी चुप्पी टूट गई। झनक उस घर में ऋषि की पत्नी बनकर नहीं, अनिरुद्ध बसु की बेटी बनकर जाएगी। उसका उस घर पर उतना ही हक है जितना अदिति का। अनिरुद्ध का ये रूप देखकर अर्शी की बोलती बंद हो गई। ऋषि भी हैरान था। उसका प्लान झनक को पत्नी बनाकर ले जाने का था, लेकिन अब समीकरण बदल चुके थे। अब झनक उस घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर जा रही थी। झनक की आंखों से आंसू छलक पड़े। पूरी जिंदगी जिस पिता के नाम के लिए वो तरसी, आज उस पिता ने सबसे बुरे वक्त में उसका हाथ थाम लिया था। झनक ने अनिरुद्ध का हाथ नहीं झटका। उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, और शायद कहीं न कहीं उसे अपने पिता की जरूरत थी। अनिरुद्ध झनक का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। ऋषि उनके पीछे पीछे चला। अदिति और अर्शी को भी उसी घर में जाना था, लेकिन अब उनकी हैसियत बदल चुकी थी। कल तक वो उस घर की मालकिन थी, आज वहां उनकी सबसे बड़ी दुश्मन उनके बराबर का हक लेकर आ रही थी। अब दृश्य बदलता है और हम बसुबाड़ी के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। रात हो चुकी है। ये वही दरवाज़ा है जहां से झनक को कई बार धक्के मारकर निकाला गया था, लेकिन आज अनिरुद्ध खुद दरवाज़ा खोलकर खड़े थे। अदिति पीछे खड़ी रो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा उसकी सौतन को पनाह दे रहे हैं। ऋषि एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि उसकी जीत हुई है, क्योंकि झनक अब उसकी आंखों के सामने रहेगी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिस झनक को वो घर ला रहा है, वो अब वो सीधी साधी लड़की नहीं रही। झनक ने घर के अंदर कदम रखा। ये कोई रस्मों वाला गृह प्रवेश नहीं था। उसने दरवाजे पर रखे चावल के कलश को गुस्से में ठोकर नहीं मारी, बल्कि बहुत गरिमा के साथ उसे पार किया। उसका सिर ऊंचा था। उसने हॉल में लगी अपनी माँ की तस्वीर की तरफ देखा, जिसे शायद अनिरुद्ध ने कभी कोने में छिपा रखा था। झनक ने मन ही मन कसम खाई कि इस घर ने उसकी माँ को जो आंसू दिए थे, अब वो उन आंसुओं का हिसाब लेगी। वो अदिति की तरफ मुड़ी और कहा, अदिति, तुमने मेरा घर तोड़ा, मेरी शादी तोड़ी। अब तुम देखोगी कि उसी टूटे हुए घर के कांच कैसे चुभते हैं। मैं ये घर छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन तुम लोग मुझे खींच लाए। अब भुगतना। अदिति डर गई। उसने ऋषि की तरफ देखा, मदद की उम्मीद में, लेकिन ऋषि की नज़रें तो झनक पर जमी थी। ऋषि ने झनक से कहा, वेलकम होम मिसेज ऋषि बसु। झनक ने ऋषि को एक तीखी नज़र से देखा और कहा, मिसेज नहीं, मिस झनक, क्योंकि मैं तुम्हें पति नहीं मानती। और रही बात कानून की, तो अब ये जंग कोर्ट में भी लड़ी जाएगी और इस घर की चार दीवारी के अंदर भी। तैयार रहना सीपी साहब, क्योंकि अब मुजरिम तुम हो और जज मैं। कहानी का अंत एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा मोड़ पर होता है। बसुबाड़ी अब एक युद्ध क्षेत्र बन चुका है। एक छत के नीचे 3 जिंदगियां, ऋषि, अदिति और झनक। ऋषि जो पागलपन की हद तक झनक को चाहता है और उसे लगता है कि वो उसे मना लेगा। अदिति जो अपनी ही सौतेली बहन से नफरत करती है और अब अपना पति और पिता दोनों छिनते हुए देख रही है। झनक जो अब एक घायल शेरनी है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसे अनिरुद्ध का सपोर्ट मिल चुका है। संजना टीवी के दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे झनक इस घर के नियमों को बदलेगी। वो अर्शी की आंखों में आंखें डालकर बात करेगी। वो ऋषि को अपने करीब आने से रोकेगी, वो भी उसी पुलिसिया कानून का इस्तेमाल करके।
क्या ऋषि अदिति को तलाक देगा? क्या अनिरुद्ध अपनी सारी जायदाद झनक के नाम करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या झनक के दिल में ऋषि के लिए जो नफरत है वो कभी प्यार में बदलेगी या वो इस बसु खानदान को बर्बाद करके ही दम लेगी? ये था झनक के आने वाले महा एपिसोड का पूरा विश्लेषण और कहानी। ये ट्रैक टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। अगर आपको मेरी ये स्क्रिप्ट और एनालिसिस पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही फ्यूचर स्टोरी अपडेट्स लाती रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल संजना टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किसका सपोर्ट करते हैं, झनक का या अदिति का। मैं हूं संजना, फिर मिलूंगी एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और एंटरटेन होते रहिए। नमस्ते।